हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो एसएससी ग्रुप डी और अन्य एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगातार रिपीट होते रहते हैं और हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो इनको क्या है, हम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे ताकि यदि यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हम गलत ना करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? फंजाई। तो स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। अब इसको याद करने के लिए रिलेट कर सकते हैं कि जब कोविड का दौर आया तो आपने देखा कि ब्लैक फंगस का कितना अधिक इन्फेक्शन हो रहा था। फिर ब्लैक फंगस के बाद में येलो फंगस आया एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस आए। तो ये फंगस इस तरीके से आ रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अपना मायका घर ही समझ लिया है। तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? फंगस का अध्ययन किया जाएगा, मीन्स कवक का अध्ययन किया जाएगा। आई होप आप कभी भी इसे नहीं भूलने वाले। सेकेंड क्वेश्चन है, कोबाल्ट धातु में किस विटामिन का यूज होता है? कोबाल्ट धातु किस विटामिन पाई जाती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो कोबाल्ट मेटल है वो विटामिन B12 में होती है। इसका नाम क्या है B12 का? साइनो कोबाल एमीन। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है। फिर प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो ये भी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको, मरासमस एंड क्वासियोरकर। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होगा कि मरासमस किस में होता है और क्वासियोरकर किस में होता है। तो मरासमस छोटा नाम है, तो प्रोटीन की कमी से जो बच्चों में होगा वो मरासमस होगा, और जो क्वासियोरकर ये इतना बड़ा नाम है तो ये किस में होगा? बड़े में होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये कुछ ऐसे सिंड्रोम है जो पूछे ही जाते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस में होता है? तो ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है। किससे होता है? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। तो जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो इसमें जो बेबी है वो पूरा ब्लू हो जाता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम इसीलिए इसको बोला गया है। फिर मिनी माता किसके कारण होता है? तो मिनी माता पारी की अधिकता या Hg की अधिकता के कारण होता है। एटाई 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 रोग किसकी कमी से होता है, किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। ओके, ब्लू बेबी नाइट्रेट की अधिकता से होता है, मिनी माता पारा और एटाई एटाई कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही और सर्वदाता समूह किसे कहा जाता है? सर्वग्राही और सर्वदाता मीन्स यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो जो यूनिवर्सल डोनर है मीन्स सर्वदाता है, वो अक्सर देखा है कि O और O नेगेटिव, यदि आपको दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो आप हमेशा सही ऑप्शन O नेगेटिव को मानिए। जब यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो वहाँ आंसर O नेगेटिव को ही माना गया था। और सर्वग्राही मीन्स यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो सभी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो क्या है? AB पॉजिटिव। और जो हर किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है तो वो कौन है? O नेगेटिव। ओके, फिर पूर्ण पाचक रस किसे माना गया है? पूर्ण पाचक रस किसे माना गया है? अग्नाशय मीन्स अग्नाशय को क्या बोलते हैं हम? पैनक्रियास। पूर्ण पाचक रस एक कंप्लीट रस है ये। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन, या इसी को हिंदी में बोला जाता है प्लीहा। ये आरबीसी का कब्रिस्तान है। शाही रोग, शाही रोग कौन सा रोग कहलाता है? हीमोफीलिया। अब इसे शाही रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले महारानी को हुआ था, तो एक शाही पर्सन को होने के कारण ही इसे शाही रोग की उपाधि मिली हुई है। फिर ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.4। व्हाट इज द पीएच? पीएच का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, ये ब्लड का पीएच होता है। फिर जो पीएच मीटर होता है उसमें कितने से कितने तक स्केल होता है? 1 से लेके 14 तक। तो यहाँ पर 7, तो 1 से 7 तक क्या होगा? एसिड होगा। 7 क्या होगा? 7 न्यूट्रल होगा। एंड 7 to 14 क्या होगा? ये बेसिक होगा। ओके, तो यदि वो रक्त का पीएच आपसे पूछता है
तो आंसर इज 7.4। दैट मीन्स कि ब्लड कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। तो ये किस नेचर का होता है ब्लड? ब्लड बेसिक नेचर का होता है। ओके। फिर अस्थि से अस्थि मीन्स बोन टू बोन को जो कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे टेंडन बोलते हैं या लिगामेंट बोलते हैं? तो ऐसे याद करिए, आप जीवन में नहीं भूलेंगे कि बोन टू बोन क्या कहलाता है। BLB या BB लाल याद कर सकते हैं आप। ये क्या है? ये कहलाता है लिगामेंट। मीन्स बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करेगा? लिगामेंट करेगा। और यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बोन को मसल्स, बोन और मसल्स को कौन कनेक्ट करता है? तो टेंडन। आपने हिस्ट्री में डेफिनेटली पढ़ा होगा MBT। MBT कौन कहलाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक, तो यहाँ पर मसल्स और बोन के बीच में कौन कनेक्टिव लिंक की तरह काम करेगा? टेंडन। और यदि पूछता है कि बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करेगा? तो लिगामेंट, BBL और MBT। बस 2 शब्द याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच। आपने शुतुरमुर्ग सुना होगा, उसी की जो कोशिका होती है सेल, वो सबसे बड़ी होती है। फिर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी, सबसे छोटी, ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए। जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। ये सबसे लंबी कोशिका होती है। फिर जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो हमने क्या पढ़ा था? WBC। तो वाटर सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन है? विटामिन B और विटामिन C। अगर आपको ये भी टफ लगता है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। हम बोलते हैं गई भैंस पानी में, तो भैंस पानी में चली गई, तो पानी मतलब क्या? वाटर। तो B और C, वही अच्छा था, उसी से याद कर लीजिए, वैसे भी इतना टफ नहीं है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं? सिंथेसिस का काम करते हैं। जो सिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो राइबोसोम में होती है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ओके, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस और हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी धातु, कौन सी अधातु, अधातु मीन्स नॉन मेटल, यहाँ मेटल की बात नहीं, नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। अधातु कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में या द्रव अवस्था में होती है। आंसर इज ब्रोमीन। लेकिन यदि आपसे पूछेगा कि कौन सी मेटल है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो आंसर है पारा, Hg। ओके। फिर आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसके जो एंजाइम होते हैं वही भक्षण का कार्य करने लगते हैं, तो उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? आप बताइए। राइबोसोम को कहा जाता है। ओके। फिर शुद्धिकरण, शुद्धिकरण जो ब्लड का रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? जो ब्लड प्यूरिफाई होता है हमारी बॉडी में, ये ब्लड के प्यूरिफिकेशन का काम करती है किडनी। किडनी, और किडनी की भी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। तो यहाँ पर रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? किडनी। फिर कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मीन्स एनर्जी, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ATP। ऊर्जा मुद्रा मतलब ये क्या कहलाएगी? एनर्जी करेंसी भी बोल सकते हैं इसको। क्या कहलाएगी ये? ATP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर कवक और शैवाल की सहजीविता क्या कहलाती है? तो कवक और शैवाल मिलके क्या कहलाते हैं? लाइकेन कहलाते हैं। और लाइकेन क्या इंडिकेट करते हैं? तो ये एयर पोल्यूशन, वायु पोल्यूशन को बताने का कार्य करते हैं। तो कवक और शैवाल, कवक और शैवाल की सहजीविता लाइकेन कहलाती है, लाइकेन है। ओके। फिर रेबीज का टीका, रेबीज का टीका की खोज किसने की? तो लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की।
रेबीज किससे होता है? तो कुत्तों के काटने से होता है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसमें पानी का डर होता है, हमने पढ़ा था। इसी को बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स पानी और फोबिया मीन्स डर। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि रेबीज फ्री हो गया है। फिर ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया है? ऊर्जा का 10% नियम लिंडमैन ने दिया है। इन्होंने बोला था कि जो एनर्जी होती है वो एक फेज से दूसरे फेज में 10% होकर जाती है, और जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। ओके, फिर मनुष्य की लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? मनुष्य की लार में टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। फिर मलेरिया का रोग वाहक कौन सा है? तो मलेरिया का जो रोग वाहक होता है वह कौन है? वह मादा एनीफिलीज है। रोग वाहक पूछा है तो मादा एनीफिलीज है। और रोग कारक किसके कारण हो रहा है? तो वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। मलेरिया को भारत ने खत्म करने का टारगेट क्या रखा है? 2025 कि 2030? डेफिनेटली आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था। टीबी को 2025 तक खत्म करना है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, और मलेरिया को 2030 तक खत्म करना है। इंसुलिन की खोज किसने की? यदि आपकी बॉडी में इंसुलिन का जो बैलेंस है वो एकदम सही है तो ये बेस्ट है, और फिर आपको किसी भी डॉक्टर का या किसी और का वेट नहीं करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इंसुलिन की खोज किसने की? बेस्ट और बेटिंग। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जो जिसका इंसुलिन सही है ना वो क्रिकेट में बेस्ट बैटिंग करेगा। ओके, फिर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MRI? कोविड के टाइम पे आपने CT स्कैन, MRI ये सब बहुत नाम सुना होगा। MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ओके, फिर पॉलिश किए गए चावल के कारण किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो अगर चावल पॉलिश्ड है तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है, और विटामिन B1 की कमी होने से क्या हो जाता है? वेरी 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 रोग हो जाता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपने देखा होगा कि स्कूल में जब हम लोग गलतियां करते थे तो हमारे टीचर बार बार हमारे कान पकड़वाते थे, वो हमारी सबसे छोटी हड्डी को पकड़वा देते थे। तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, ये कहाँ पर होती है? कान में होती है। फिर पीएच पैमाना किसने दिया? तो पीएच की जो स्केल है जो हमने पढ़ा था कि ये 1 से लेके 14 तक होती है, तो ये स्केल किसने डिस्कवर की थी? ये स्केल डिस्कवर की थी सोरेनसन ने। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? पीएच का फुल फॉर्म क्या पढ़ा था? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। और अगर पीएच 1 है तो क्या होगा? एसिड होगा, 7 में न्यूट्रल होगा, और 7 to 14 में बेसिक नेचर का होगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप इन्हें 1 से 2 बार सुन लेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा, और ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।